नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है कलाम अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि हम अपने प्रीवियस पेपर से उनका सोल्यूशन ले रहे थे, आपके पार्ट्स 2 आप पढ़ चुके हैं और थर्ड पार्ट के अंदर आते आते वहां पर कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं, उन पर अपन और डिस्कशन करते हैं। कोशिश ये करेंगे कि आज उसे हम कंप्लीट भी वहां पर कर दें। देखिए जरा यहां पर जहां से क्वेश्चन छोड़ा उसके बाद में, इससे पहले आपने 21 क्वेश्चन पढ़ लिए थे प्रीवियस ईयर के। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इम्पर्टिनेंट। ये जो टर्म आपके पास आ रहा है, अब गौर ये करना है कि अगला ये कहना चाहता है कि आपके पास में इसका विलोम शब्द आपको चाहिए। तो पहले तो इसका अर्थ बताओ आप कि आपके पास में शब्द क्या आ रहा है, आपका एंटोनिम आ रहा है। तो एंटोनिम में अगला आपसे पूछना क्या चाहता है, सबसे बड़ी चीज ये आपको ये पता होना चाहिए कि अगले ने यहां पर आपसे वर्ड क्या दिया है, वहां पर एंटोनिम। तो एंटोनिम को अपन हिंदी में कहना चाहेंगे तो हिंदी में से क्या पढ़ देंगे, आपका वहां पर विलोम शब्द पढ़ देंगे, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द वहां पर उसे पढ़ा जाएगा। तो ये जो शब्द अपने पास में आता है, इसे अपन कहते हैं जो बंदा इंपर्टिनेंट है, मतलब भ्रष्ट है। एक तरीके से क्या है, भ्रष्ट है, या फिर आपका ढीठ है। क्या पढ़ देंगे, आपका यहां पर ढीठ है, यानी बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में है, या फिर आपका जिद करने वाला है, जिद्दी प्रवृत्ति का भी वहां पर उसे कहा जा सकता है। मतलब कुल मिला के जो आपका दुष्ट नेचर का, दुष्ट प्रकृति का होता है, जिसकी मानसिकता कैसी होती है, संकीर्ण मानसिकता होती है, या फिर लिमिटेड थॉट वाला बंदा रहता है, उसे क्या पढ़ा जाता बताओ, आपका वहां पर इम्पर्टिनेंट के नाम से पढ़ा जाता है, यानी भ्रष्ट के नाम से या फिर आपका गलत के नाम से उसे बोला जाता है। अब ये जो सेंस आपके पास में आया, इसमें नीचे वालों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। अगर नीचे वाले 4 शब्द उनका अर्थ आपको नहीं आ रहा है तो आपके वहां पर इस सवाल को निकालने में आपको तकलीफ रहेगी, क्योंकि वोकेबलरी है, वोकेबलरी में पांचों के पांचों शब्द हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला आपका कौन सा, वहां पर ऑप्शन वाला, और दूसरा जो है वो कौन सा आपका वहां पर क्वेश्चन वाला। तो ऑप्शन वाले में 4 आ जाते हैं आपके पास में। इन सब का अर्थ लेते हैं। जैसे टर्म आपके पास में देखिएगा जरा, यहां टर्म क्या है आपका, ये वाला हिस्सा, इसे अपन पढ़ेंगे तो इसे क्या कह देंगे बताओ, आपका विनम्र। क्या कहा जाएगा इसे, विनम्र। फिर ये जो टर्म है कौन सा, इनएप्लीकेबल, जो लागू सॉरी रियली सॉरी, जो लागू ना हो। क्या कहेंगे इसे, आपका जो लागू ना हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से वहां पर अप्रयुक्त अवस्था में कह सकते हैं। ये जो टर्म है इसे आप अलग अलग नेचर में पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग वही आएगा आपका। फिर एक कैरिकेचर। कैरिकेचर को अपन हिंदी में क्या कह देते हैं, आपका व्यंग्य चित्र। व्यंग्य चित्र समझते हैं ना, आपका किसी का कोई कार्टून है, झरोका है, इस टाइप में बना दिया जाए आपका किसी नेता वेता का, और उसे देखते ही आपकी वहां पर हंसी छूट पड़े, उसे क्या कहा जाता है, आपका कैरिकेचर का नाम दिया जाता है। और फिर अगला जो टर्म आपके पास में आ रहा है, बताओ ये टर्म क्या है, आपका नोटिसिएबल। और नोटिसिएबल को अपन करते हैं तो इसे पढ़ते हैं आपका ध्यातव्य। क्या पढ़ेंगे जिसे, आपका वहां पर ध्यातव्य। ठीक है, यानी एक तरीके से जो ध्यान देने वाला होता है, इसे अपन ऐसा भी लिखते हैं, आपका ध्यान देने योग्य। ये क्या है, आपका वहां पर ध्यातव्य होता है, जिसे आप क्या पढ़ देते हैं, नोटिसिएबल। अब आपके पास में सारे आ गए, तो अब आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर वहां पर क्या निकलेगा। भाई इम्पर्टिनेंट ये होता है जो आदमी दुष्ट या धृष्ट या फिर संकीर्ण मानसिकता का होता है, जिद्दी प्रवृत्ति का होता है, तो वो आदमी आपके लिए अविनम्र लगता है या फिर संस्कारों से हटा हुआ लगता है। ठीक, तो उसके उल्टे क्या रहेगा, जो बिल्कुल सादगी युक्त होता है, आपकी विनम्रता से जुड़ा हुआ होता है। तो बताओ उस टर्म को अपन क्या कह देंगे, आपका वहां पर पोलाइट कह देंगे। इसके उल्टा है, इम्पर्टिनेंट दुष्ट होता है, जो गलत होता है, गैर संस्कारी होता है, दुराचारी होता है, और उसके उल्टे में आप कौन सा शब्द काम में ले लेंगे, आपका पोलाइट काम में ले लेंगे। पोलाइट को अपन हिंदी में क्या कह देंगे, वहां पर विनम्र कह देंगे। अगले सवाल पर आइएगा, द करेक्ट वर्ड फॉर्मेशन आफ्टर यूजिंग द प्रीफिक्स प्री। आपको यहां पर अगला यह पूछना चाह रहा है कि आपको प्रीफिक्स, प्रीफिक्स समझते हैं, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, उपसर्ग होता है। और उपसर्ग कहां जुड़ता है, शब्द के शुरू में जुड़ता है, या फिर आपका शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। ठीक है, तो ये जो आप शुरू में कह दें, प्रारंभ में कह दें, आपका आरंभ में कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ना, बात वहीं पर आती है। अगले ने सवाल क्या पूछा है कि आप शब्द निरूपण कीजिए, शब्द का निर्माण कीजिए वहां पर,
और आपको यहां उसमें एक उपसर्ग जोड़ना है, कौन सा, प्री। और देखिए तो अगले ने कहा जोड़ना है, लेकिन एक्चुअल में क्या है आपका, जुड़ा हुआ ही तो है, चारों में जुड़ा हुआ है। देखो देखिए यहां पर ये देखने को मिल रहा है ना आपका, यहां स्पेलिंग पी आर ई है, यहां पी आर ई है, यहां पर आपका पी आर ई है, यहां पर क्या है, पी आर ई है। अब हमें यह पता होना चाहिए कि अपने पास में कौन सा शब्द ऐसा है जहां पर यह प्रीफिक्स है, उसका हमें ध्यान होना चाहिए। अगर हम उसका ध्यान कर लेते तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो देखो देखने में चारों में प्री लग रहा है, लेकिन यह है कि वो शब्द प्रीफिक्स तोड़ने के बाद में बचा हुआ शब्द कोई अर्थ देने वाला होना चाहिए। अगर बचा हुआ शब्द वहां पर अर्थ नहीं देता है तो वो आपका प्रीफिक्स में काउंट नहीं होता है। जैसे ये शब्द आ रहा है, अगर इसको अपन पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है आपका, सटीक तौर पर। क्या पढ़ दिया जाता है इसे आपका वहां पर, सटीक तौर पर, ऐसा पढ़ दिया जाता है। अब आप प्री को अलग निकाल लेंगे तो ये साइजली कोई शब्द नहीं बनता है, कोई शब्द नहीं बनेगा। तो उपसर्ग को हटाने के बाद में बचा हुआ अपना शब्द वहां रहना चाहिए, तभी तो बनेगा। मतलब प्रिसाइजली में प्री क्या नहीं है आपका, प्रीफिक्स नहीं है। फिर यहां पर प्रीफरेबली, इसका मीनिंग क्या होता है, जहां वरीयता दी जाती है, जहां प्राथमिकता दी जाती है, वरीयता के रूप में या वरीयता के साथ में, उसे अपन क्या पढ़ देंगे, प्रीफरेबली। अब आप पीआरई यहां से हटा दो, अगर पीआरई को आप यहां से हटा देते हो तो उसके बाद वाले टर्म के अंदर आपको वर्ड जो बचता है FERABLY, ये कोई शब्द होता ही नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं बचा। अब अपने दो तो नहीं होंगे, कौन कौन सा, पहला और दूसरा नहीं होगा। अब ये कंफ्यूजन की स्टेट है, इनके अंदर आती है। और यहां पर अपना जो आरपीएससी के द्वारा दिया हुआ टर्म था उसमें कंफ्यूजन बना भी, क्योंकि अपन इस प्री को निकालने के बाद में डिक्ट को भी वर्ड ले सकते हैं, इस प्री को निकालने के बाद में अर्डेंड को भी वर्ड वहां पर ले सकते हैं। तो एक डाउटफुल स्थिति वहां पर रही। हालांकि वहां पर फिर इसे लेटर ऑन हटाने की बात भी चली। एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं तो वहां पर दो ऑप्शन ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके तहत वहां पर आपको दोनों में ही प्रीफिक्स के रूप में देखने को मिले। जैसे आप यहां पर बात करते हैं तो ये जो प्री है इसको हटाकर आप क्या ले सकते हैं, अर्डेन वर्ड ले सकते हैं, इसमें ईडी आपका सफिक्स भी आ रहा है। इसे आप देखते हैं तो प्री को हटाने के बाद में यहां पर वर्ड क्या आ सकता है बताओ, डिक्ट भी आ सकता है। तो अपन एक चीज ये मान सकते हैं कि यहां प्रेडिक्ट वाला जो हिस्सा आ रहा है उसमें आपका ये वर्ब के रूप में लिया जाए तो इसमें क्या नहीं है आपका वहां पर प्रीफिक्स नहीं है, ऐसा मान के वहां पर चल सकते हैं, लेकिन वो चीज गलत मानी जाएगी। तो एक्चुअल में एक ऑप्शन उन्हें यहां से हटा देना चाहिए था, या तो प्रिडिक्ट को हटाना चाहिए था या फिर आपका वहां पर प्री अर्डेंड को वहां पर हटा देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। अब धीरे धीरे पेपर के लेवल में सुधार होता चलता है तो उस वक्त वहां पर ये चीजें धीरे धीरे सुधरती चली जाती हैं। लेकिन कुल मिला के देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उनमें हमें बेनिफिट होता है, वहां बोनस वाला मान लीजिए या डिलीट वाला मान लीजिए, जो बच्चा आपका या जो बंदा आपका इंग्लिश से जुड़ा हुआ नहीं है उसे किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, उसके लिए वहां पर वो एक प्रेफरेबल स्टेट में होता है। हां, जिसे प्रीफिक्स आता है और उसका वहां पर डबल डबल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं तो एक समस्या का हिस्सा बन जाता है। तो यहां पर अपन एक एक्यूरेट आंसर तो दे ही नहीं पाएंगे उस चीज का। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अगले सवाल में सवाल नंबर आपका कौन सा है, 24 का है, इसे पढ़ना जरा। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन है किसका वो देखना है। ही said दैट मैन ब्लैंक मोर्टल, और ब्रैकेट में दिया है बी वाला, यहां बीच में क्या दे रहा आपका, दैट दे रहा है, दैट के पहले क्या दे रहा आपका, साइड। तो अगर आप इसे टॉपिक के नाम से पढ़ते हैं तो टॉपिक के नाम से बताओ इसे क्या कह देंगे आपका वहां पर, इनडायरेक्ट स्पीच कह देंगे। बताओ क्या नाम देंगे आपका, इनडायरेक्ट स्पीच। और इसे ही दूसरे टर्म में आप पढ़ना चाहें तो बताओ दूसरे टर्म में से क्या कह दिया जाएगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच कह दिया जाएगा। और इसे ही आप अगर तीसरे टर्म में बोलना चाहें तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, इसे नरेशन का नाम भी दे सकते हैं। ये इस टॉपिक से जुड़े हुए नाम आपके वहां पर बोले जाएंगे, चाहे आप ऐसा कह दें, ऐसा कह दें, ऐसा कह दें, टॉपिक आपका सेम ही रहने वाला है। अब इसमें हमसे गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि दैट को देखने के बाद में हमें लगता है कि ये इनडायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में प्रेजेंट से सारी चीजें किस में जाती हैं, पास्ट में जाती हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट सिंपल में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। तो हम ये सोचते हैं कि उसने कहा कि आदमी मोर्टल है, मोर्टल का मतलब नश्वर है, ठीक है। तो नश्वर है तो उसमें क्या आना चाहिए, इजमार, और हम इसे नरेशन सोच के इजमार किस में चेंज कर देते हैं आपका, वोजवर में चेंज कर देते हैं। नरेशन सोच के इजमार किस में चेंज कर देते हैं आपका, वोजवर में, और वहां हम ये सोचते हैं कि मैन के साथ वोज आएगा, तो वो हमारी गलती हो जाती है। लेकिन देखो ऑप्शन देखो, आरपीएस ने ऑप्शन क्या दिए, यहां कंफ्यूज किया ही नहीं, कंफ्यूज नहीं किया, ये वोज इसका आंसर नहीं है भाई। आपके पास में टर्म ये लिखा गया कि आदमी नश्वर है, मैन इज मोर्टल, ये क्या है, एक तरीके से इटर्नल ट्रुथ है,
ये एक शाश्वत सदा सत्य है आपका। अब ये चीजें किस में जाती हैं? प्रेजेंट सिंपल में जाती हैं, तो इसमें वोज या वर होगा ही नहीं। क्या रहेगा आपका? इज़ामार में से रहेगा। तो वो चीज आपकी इसमें इज़ामार में आ रही है। हमसे गलती हो क्या सकती थी अगर आरपीएससी करवाना चाहती, तो वो ये होती वहां पर कि भाई हम इसे वोज के रूप में कर देते कि इज़ामार पास्ट में चेंज होता है किसमें? वोजवर में। लेकिन देखें कहीं पर भी ऑप्शन में ऐसा दिया है क्या? अब आप आराम से परख सकते हैं कि मेन आपका एक वचन है, तो एक वचन में वर नहीं आएगा, एक वचन में आपका आर नहीं आएगा। अब अगर आप मॉडल लेते हैं माइट, तो माइट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वहां पर होना चाहिए। तो बताओ यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये बी नहीं लेंगे आप, ये तो बी से तो अगला 4 है कि बी का फॉर्म तो 2 आप, तो ये नहीं रहा आंसर। ऑटोमेटिकली क्या बच गया आपका वहां पर? ये इज बच गया। ये ध्यान पता चल रहा आपका? भाई इज है तो बी से तो निकला, बी की फॉर्म क्या आती है? इज़ामार वोजवर आती है। अगला बी के फॉर्म से हमसे वहां पर पूछना चाह रहा है। तो बताओ इसमें आंसर अपन लेंगे तो इसका आंसर क्या निकल आएगा? इज निकल आएगा। कितना सिंपल है कि भाई मैन एक वचन है तो एक वचन में इज है, और इज किससे बनता है आपका? बी से बनता है। तो ऐसे सवाल आने पर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है। अगला सवाल लीजिएगा 25 का, देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है। Select the correct sentence in direct speech from the given options for the sentences below. आपको कहा आप चुनिए, सही वाक्य चुनिएगा जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? जो आपका प्रत्यक्ष कथन के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और कहां से? फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, नीचे दिए गए विकल्पों से, जो विकल्प आपको वाक्य में नीचे मिले हैं। मतलब ये सवाल फिर से किसका आ गया? देखो गौर करो, यहां पर ये ग्रेड 1 संस्कृत एजुकेशन का है, ठीक है, और वो वहां पर आपका 2018 का है, और यहां पर आप देखेंगे 2015 वाला सवाल। मतलब अगला यहां पर इनडायरेक्ट डायरेक्ट को इंपॉर्टेंस देता है। तो यहां पूछा कि एन ओल्ड माउस आस्क्ड हु वुड बेल द केट। एक बूढ़े चूहे ने यह पूछा कि बिल्ली के गले में बंधी हुई घंटी को कौन बजाएगा? मतलब ये खतरा कौन लेगा? ये अपने पास में क्या बनता भाई? एक इडियम भी बनता है, एक लोकोक्ति भी बनती है, टू टेक रिस्क। टू टेक रिस्क मतलब जोखिम उठाना, उसे हम क्या कह सकते हैं? बेल द केट कह सकते हैं। जोखिम उठाने को क्या पढ़ सकते हैं? बेल द केट। अब ये इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, पता कैसे चलेगा? देखो जोड़ने के लिए क्या आ गया? हु आ गया। आरवी किस में चेंज है? आस्ट में चेंज है। और आस्ट आरवी हमारी बनती है तो किसकी बनती है? आस्ट आरवी किसकी बनती है? प्रश्नवाचक की बनती है। तो प्रश्नवाचक में देखोगे तो इधर देख लो, ये सारे कैसे हैं? इंटेरोगेटिव हैं, ठीक है। अब ये बना किससे था? वहां से निकालो भाई। आस्ट किससे बनेगा? सेड या सेड टू से बनेगा। तो चूहे ने कहा किससे? वो ऑब्जेक्ट तो मेरे पास मौजूद नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले देखो, एन ओल्ड माउस सब्जेक्ट, एन ओल्ड माउस सब्जेक्ट, एन ओल्ड माउस सब्जेक्ट, एन माउस सब्जेक्ट, सारा बराबर चल रहा है। फिर यहां पर सैड किससे बना? वहां पर आरवी से। और सैड किस में जा रहा था? आस्ट में। तो आस्ट का मैं वापस क्या ले आया? आपका सैड ले आया। और जब डायरेक्ट स्पीच लिखते हो तो उसमें शुरुआत सिंगल कोमा से होती है, और यहां आपका आरएस इन्वर्टेड कोमास में जा। ये यहां भी सही, यहां भी सही, यहां आपका गड़बड़ है, आप देख सकते हैं, और यहां पर आपका गड़बड़ है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना कि अपने पास में ये जो पैटर्न आता है हल्का फुल्का पंक्चुएशन मार्क वाला, वो हमें पता होना चाहिए। एक्चुअल में जब आप इसे लेते हो ना, तो यहां पर रियल में इस तरीके से यहां पर इन्वर्टेड कॉमा लगी हुई रहती हैं। अगर नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। लेकिन एक बार हम ये मानते हैं कि चलो ये प्रिंटिंग में, टाइपिंग में इसे समझकर आगे बढ़ते हैं। फिर यहां हु का वापिस हु रहेगा। तो देखो हु है, हु है, हु है, हु है। अब यहां से अंतर हो जाएगा। अभी तक सारा सेम चल रहा है। वुड किसका चेंज होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? विल का। वुड किसका चेंज होगा? विल का चेंज होगा। तो विल देखो यहां है और विल यहां है, बाकी दो जगह नहीं है। मतलब ये आंसर अपना गलत हो गया। कैन से वुड नहीं बनेगा, और ये वुड का वापिस वुड की आवश्यकता है ही नहीं आपकी यहां पर। बताओ इसमें चेंज करवाया तो ये 2 हट गए आपके, अब 2 ही बचे। देखो तरीका देखो निकालने का कैसे आ रहा है। फिर यहां पर विल क्या है? आपका मॉडल है। तो मॉडल क्या लेता अपने साथ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? बेल। यहां चेक करो, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हैव लगा रखा, जिसकी आवश्यकता नहीं थी, हैव लगा भी दिया, तो आगे थर्ड फॉर्म चाहिए था, वो नहीं है आपका, ठीक है। और यहां पर इससे मिलता भी नहीं है, इसमें हैव का कोई रूल रेगुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप आराम से इस चीज को बता सकते हो कि ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो टोटली क्या है? इनकरेक्ट है। अपना आंसर निकल जाएगा। और आंसर बताओ कौन सा है आपका? पहले वाला है कि हु विल बेल द केट। अब आपको डाउट होता है ना कि मेरा दिया हुआ आंसर सही है या नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है ना कि मेरा दिया हुआ आंसर वहां पर सही बना या नहीं बना। तो आपको
करना क्या है इसके अंदर, आपको इसका वापिस इनडायरेक्ट बना लेना है। वापिस आप इसका वहां पर इनडायरेक्ट बनाएंगे जरा। जैसे एन ओल्ड माउस सेड प्रश्नवाचक है, तो सेड बताओ किस में चला गया, आस्ट में। अब ये सिंगल कॉमा इन्वर्टेड कॉमास का कनेक्टर क्या आ गया, वुड आ गया। ये आपका हु आ गया। फिर यहां पर वुड है, वुड किससे बनेगा, आपका विल से बनेगा। कनेक्टर हु है इसके अंदर, और वुड तो किससे बना है, विल से। मॉडल के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म बेल, और फिर बचा हुआ वाक्य ये, और यहां पर इक्वेशन मार्क किसमें चला गया, फुल स्टॉप में। तो अपना आंसर क्या है, एन ओल्ड माउस सेड हु विल बेल द कैट। यहां से इजीली पता चल जाता है। अगली बात पे आओ, सवाल नंबर 26 का है, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस ए सूटेबल वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आपको वहां पर एक शब्द दिया गया है जो कि एक तरीके से किसका है, वोकेबलरी से जुड़ा हुआ है, मतलब शब्दार्थ के भंडार से आपका जुड़ा हुआ है, और उसके साथ में आपको वहां बताना है। यहां पर पूछा है वोकेबलरी के अंदर आपका वन वर्ड, मतलब पूरे फ्रेज की आपको क्या बतानी है, बताओ। आपका पूरे फ्रेज की एक वर्ड में बतानी है कि उसे क्या कहा जाता है। ये वोकेबलरी का सेक्शन है भाई। इसमें एक्चुअल में बहुत ज्यादा गौर नहीं करना, सिंपली आपको एक वर्ड देखना कि उसका अर्थ क्या निकल रहा है। अगले ने पूछा फेवर, पक्ष लिया जाना, जो पक्ष आपने शोन दिखाया है, और अनड्यू बिल्कुल अनुचित है, सही नहीं है, गलत है। बाई होल्डर, उस होल्डर के द्वारा, रखवाले के द्वारा, जो किसका है, हाई ऑफिस, उच्च कार्यालय का है, ठीक है, या उच्चस्थ अधिकारियों का है, जो किससे जुड़े हुए हैं, उसके रिलेटिव से जुड़े हुए हैं, उसके संबंधियों से वहां पर जुड़े हुए। मतलब किसी भी आपके विभाग विशेष के अंदर एक आदमी ऊंचे पद पर चला जाता है, और ऊंचे पद पर जाने के बाद में वो क्या करता है, अपने परिवार, अपने सगे संबंधी हैं, अपने जानकार लोग हैं, उनका पक्ष लेना चालू कर देता है, और उनको अनुचित या गैर कानूनी तरीके से फायदा पहुंचाता है। तो इसे अपन हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद। क्या पढ़ते हैं आपका, भाई भतीजावाद। और उस भाई भतीजावाद को अपन इंग्लिश में बोलेंगे तो सिंपल सा टर्म पड़ा है आपका, और वो टर्म कौन सा है आपका, नेपोटिज्म। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि इसे कहा क्या जाता है। हम इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो बताओ हिंदी में इसे क्या कह दिया जाएगा, आपका भाई भतीजावाद। मतलब अपने परिवार वालों का, अपने जानकारों का वहां पर पक्ष लेता है। देखना जरा यहां पर क्या कहा है आपका, अनड्यू फेवर शोन बाय होल्डर ऑफ हाई ऑफिस टू हिज रिलेटिव्स। आपको वहां पर अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधी हैं, उनके द्वारा उच्च कार्यालय में पद स्थापित होने के बाद में अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने सगे संबंधी या जानकारों को अप्रत्यक्ष तौर पर क्या पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो इस वाद को क्या कहा जाता है, आपका नेपोटिज्म। हालांकि बाकी चीजें इससे रिलेटेड नहीं है। अगले पे आओ, सेलेक्ट करेक्ट सफिक्स। आपको सही जो प्रत्यय है, सफिक्स का मतलब क्या है, प्रत्यय, और ये प्रत्यय कहां जुड़ता है, आपका शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के अंत में, या फिर आपका शब्द के आखिर में। शब्द के अंत में या शब्द के आखिर में जो आपका सफिक्स जुड़ता है, ठीक है, वो वहां पर क्या कहलाता है, आपका वहां पर इस पैटर्न का स्ट्रक्चर। टू मेक एडजेक्टिव, आपको सही सफिक्स ढूंढना है ताकि आप क्या बना सकें, एडजेक्टिव बना सकें। और एडजेक्टिव को हम हिंदी में क्या कह देंगे, विशेषण कह देंगे। ऑफ द फॉलोइंग, इस शब्द का, कौन से शब्द का, आपका वहां पर हजार्ड का, ठीक है। हजार्ड का मतलब क्या होता है, हजार्ड एक तरीके से क्या है, आपका नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा शब्द है, और हजार्ड का मतलब क्या होता है, जो आपका संकट है, जो आपकी परेशानी है, या फिर इसे क्या लिखा जा सकता है, जो आपकी विपत्ति है, उसे क्या कहा जाता है, हजार्ड कहा जाता है। अगला इस हजार्ड से चाहता है कि आप सफिक्स ऐसा जोड़ो ताकि वो नाउन से क्या हो जाए, एडजेक्टिव हो जाए। तो यहां पर गौर करना है कि अगर आप आईएनजी लगाते हैं तो आईएनजी लगाते जनरली वो किस में जाता है, वर्ब में जाता है। एलवाई लगाते हैं तो वो वर्ब की बजाय किस में जाता है, आपका एडवर्ब में जाता है, ठीक है। और अगर आप वाई लगाते हैं तो इसका तो कोई औचित्य यहां पर बना ही नहीं, इसमें तो वाई जुड़ने वाला कोई पार्ट रहता ही नहीं है, ठीक है। और OUS है, ये इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन ये मत मान लेना कि मैं कह रहा हूं कि एलवाई
तो यहां पर आप इसमें क्या लगा दे, एल वाई लगाकर एडवर्ब बना लें या आईएनजी लगाकर वर्ब बना लें, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जनरली अपन देखते हैं सामान्य कंसेप्शन में एल वाई से एडवर्ब बन जाता है, जैसे आप स्लो का स्लोली बना लेते हैं, ठीक है, या फिर रैपिड का रैपिडली बना लेते हैं। आईएनजी लगाते वर्ब वाला पार्ट, जैसे आपका रनिंग है रन में, या स्पीक में स्पीकिंग है, टीच में टीचिंग है, राइट में क्या है आपका राइटिंग है, ठीक उस तरीके से। तो ये जो पैटर्न आ रहा है आपका, ये दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे। कौन सा, एल वाई और आईएनजी, और वाई का कायदा इसमें बनेगा ही नहीं किसी भी अंदाज में। आप बोल के देख लें वहां पर, ऐसा थोड़ी कह देंगे आपका हजार्डी, ऐसा वर्ड नहीं बनेगा। वर्ड ये भी नहीं बनते, हजार्डली हजार्डिंग ऐसा शब्द भी वहां पर नहीं बनता। तो एकमात्र जो शब्द इसके साथ जुड़ने वाले पार्ट में आ सकता है, मतलब शब्द बोल रहा हूं किसके लिए, सफिक्स के लिए, ठीक है, जो प्रत्यय एकमात्र इसके साथ जुड़ सकता है वो कौन सा जुड़ेगा आपका, OUS जुड़ेगा। तो क्या बनेगा वहां पर बताओ आपका, हजारडस। क्या पढ़ देंगे इसे आपका, हजारडस पढ़ देंगे, ठीक है, एक साथ बोलेंगे इसे हजारडस, यूं बीच में कोई पोज या ठहराव नहीं आएगा। अगले में लीजिएगा, इन द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्य के अंदर चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। मैं बार बार कह रहा हूं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है, और यहां तक कि आपका प्रीपोजिशन वाला, ये जो तीनों टॉपिक हैं आपको ढंग से पढ़ने हैं। बाय सिलेक्टिंग, आप चयन करें द करेक्ट अल्टरनेटिव, किसका, सही विकल्प का। वाई डिड योर ब्रदर स्कोल्ड यू, ये मेरे पास में क्या है भाई, एक्टिव का सेंटेंस है। यहां पर सवाल क्या पूछ रहा है, वॉइस का। तो ये जो सवाल है ये लिखा हुआ किस में है आपका, एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ। मुझे चेंज क्या करना है, पैसिव में। सेंटेंस किससे शुरू हुआ, WH वर्ड से, और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसका पैसिव वापस किस में जाएगा, इंटेरोगेटिव में जाएगा। मतलब शुरू में मैं यहां क्या लिख दूं, वाई। ये डिड किस में चेंज होगा आपका, वोज या वर में चेंज होगा। अब ये वोज या वर आएगा किसके अनुसार बताओ, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट बनेगा किसका, आपका सब्जेक्ट का, ठीक है, या फिर आपका वहां पर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हो या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, वो चीज क्लियर कर लो। हाँ, कुछ कंफ्यूजन आया, इसीलिए मैं रुका हूं। देखो, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या बनता है आपका, सब्जेक्ट। ये तो पता है ही। यहां मुझे सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट मुझे किसका लेना पड़ेगा। देखो, सब्जेक्ट किससे बनेगा, ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो इसमें छांटो ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट इसके अंदर कौन सा रहेगा आपका, यू रहेगा, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, वाई और यू के अनुसार लाना है। तो डिड किस में चेंज होता है, डिड चेंज होता है आपका वोज या फिर वर में। अब यू के अनुसार क्या आएगा, वोज या वर में से क्या लगाओगे, वर लगाओगे, ठीक। फिर यहां ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बना लिया, यू। अब इसमें नोट नहीं है तो नहीं लगेगा, बी बीइंग बीन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो स्कोल्ड है, स्कोल्ड के तीनों फॉर्म लेते हैं। क्या क्या बनते हैं भैया आपका, पहला फॉर्म क्या है, स्कोल्ड है। दूसरा फॉर्म इसमें लेते हैं, बताओ क्या है आपका, स्कोल्डेड है। और तीसरा फॉर्म यहां पर लेते हैं, बताओ ये भी किस में जाएगा आपका, स्कोल्डेड में चला जाएगा। क्या बना, स्कोल्ड, स्कोल्डेड और स्कोल्डेड, इस तरीके से चलेगा। फिर उसके बाद में आप ले आएंगे कौन सा, बाई, और बाई के साथ में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। बताओ ये कौन सा है आपका, योर ब्रदर। लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। बताओ फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आपको यह देखना है कि प्रश्नवाचक वाक्य की पैसिव वॉइस वापस किसमें बननी चाहिए आपकी, वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य में ही बननी चाहिए। जैसे असर्टिव है तो असर्टिव का किसमें जाता है आपका, असर्टिव में, और प्रश्नवाचक का वापस किसमें आएगा, इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक में उसे शामिल कर दिया जाएगा, आपका अलग नहीं रखा जाएगा। अब इनमें से आंसर मिलाओ कि आंसर कौन सा, आंसर मैंने लिख दिया पहले, ये लिखा पड़ा। अब आपको तो खाली मैच करना है। देखो यहां पर वाई है लेकिन डिड का डिड डाल दिया, नहीं होगा आपका। वाई के बाद में यहां पर वर चाहिए, नहीं है ना, ये वाई के बाद में वर भी मिल रहा है, यू मिल रहा है, स्कोल्डेड मिल रहा है, फिर बाई मिल रहा है, फिर आपका योर ब्रदर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले में गलती क्या है, वाई के बाद में यू आ गया, सीधा आ नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, ज्यादा इसमें पजल्ड नहीं होना होता है अगर मुझे पता है कि वॉइस के अंदर चेंजेस होते कैसे हैं। नेक्स्ट वाले में लाओ 29 का, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अगला ये कह रहा है कि आपको नीचे दिए गए जो विकल्प हैं, ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या होता है आपका, विकल्प हैं, उनसे सही उत्तर का चयन करना। तो पूछा क्या, एक वाक्य दे दिया और उसमें क्या लिखा है आपका, खालिस्तान लिखा है। आई डोंट नेसेसरीली वॉन्ट टू ब्लैंक ए क्राइसिस बट आई हैव सम बैड न्यूज टू टेल यू ऑल। कि मेरे पास में आवश्यकता नहीं है इस चीज की, या अनिवार्य नहीं है
टू ए क्राइसिस, एक संकट के लिए क्या करूं मैं आपका, बट आई हैव सम बैड न्यूज टू टेल यू ऑल, लेकिन मेरे पास में, आपके पास में क्या है, एक ऐसा समाचार है जो काफी बुरा है, आपको परेशान करने वाला है। ठीक है भाई, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मेरे पास एक बुरा समाचार है जो आपको परेशान कर सकता है। नेसेसरीली का मतलब होता है आवश्यक तौर पर, फिर यहां बैड न्यूज का मतलब है बुरा समाचार, और संकट का मतलब क्या है आपका, वहां क्राइसिस से लिया जा रहा है। हालांकि यहां पर ये संकट की बजाय आप क्या बोल सकते हैं, इसे परेशानी भी पढ़ सकते हैं, दोनों सेंस में से आपका लिया जा सकता है। तो टर्म क्या है, आई डोंट नेसेसरीली वॉन्ट टू ए क्राइसिस, मैं बिल्कुल भी इस बात की इच्छा नहीं करता हूं, कतई से आवश्यक नहीं मानता हूं कि मैं यहां पर संकट या परेशानी पैदा कर दूं या इस तरीके से कुछ ना कुछ इसके साथ जोड़ दूं, बट लेकिन आई हैव सम बैड न्यूज टू टेल यू ऑल, मैं सबको एक बुरा समाचार दूंगा, मैं परेशान नहीं करना चाहता लेकिन आप परेशान हो जाएंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि इनका मीनिंग क्या है, केवल मीनिंग पर जुड़ा हुआ है। गिव, गिव का मतलब क्या है आपका, देना। स्टार्ट का मतलब क्या है आपका, शुरू करना। ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। और प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, किसी को पेशोपश में डालना, उलझन में डालना, परेशान करना। ठीक है, क्या क्या मीनिंग निकल सकते हैं आपका, किसी को पेशोपश में डालना, व्याकुल करना, परेशान करना, या किसी को विचलित कर देना। ये सारे टर्म किस में है आपका, प्रेसिपिटेट में है। मतलब अगला क्या चाह रहा है कि भाई मैं आपको किसी भी ऐसे समाचार से परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन है ही मेरे पास दुखद न्यूज और वो समाचार आपको देना भी जरूरी है, मैं चाहकर भी उसे क्या नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। तो ये जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, बताओ ये किससे जुड़ी हुई आ जाएगी आपका वहां पर, इस प्रेसिपिटेट से। मतलब मैं आपको पेशोपश में नहीं डालना चाहता, मेरी मजबूरी है। ठीक है, अब ये नहीं होगा आपका मैं संकट देना चाहूंगा, संकट शुरू करना चाहूंगा, ऐसा कोई मीनिंग यहां पर जुड़ेगा नहीं। मीनिंग यही है, देखो डोंट लगा रखा है, इसका मतलब क्या रहा कि भाई मैं ये नहीं चाहता क्या आपको परेशानी में डालूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको बुरा समाचार देना पड़ रहा है और इसके साथ में आप परेशानी में आ जाएंगे। तो यहां पर देखो कुछ लोगों ने क्या किया, तुक्का मारा, उनका तुक्का लग भी गया कि भाई गिव, स्टार्ट, ब्रिंग है, जो नॉर्मल से शब्द लग रहे थे ये थोड़ा सा हटा हुआ शब्द दिख रहा था। लेकिन आपको ऐसा अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको कोशिश यही करनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद रखने, ताकि आप उसका हिंदी अर्थ निकाल लो, और अगर हिंदी अर्थ निकाल लोगे तो फिर आपको वहां परेशानी नहीं होनी है। तो यहां पर टर्म क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट। इस तरीके से ये टर्म आपका लिखा चला जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ, देखिए आपका सवाल नंबर 30 का है, देखना जरा, बहुत आसान रहेगा। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम, आपको सही विकल्प का क्या करना है, चुनाव करना है। अब किस चीज का, वहां पर जो विलोम शब्द बताए, ये शब्द बार बार आ रहा आपका, ये शब्द आपके पास में बार बार आएगा, इसे अपन टर्म बोल दें किसके रूप से, आपका विलोम शब्द के रूप से। मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो वोकेबलरी के अंदर सिनोनिम कम पूछ रहा है न के बराबर, और वन वर्ड भी कोई इक्की दुक्की बार का, सबसे ज्यादा क्या पूछ रहा है आपका, एंटोनिम पूछ रहा है कि टू सक्सीड इन लाइफ, जिंदगी में आपको सफल होना है। देखो ये वर्ड आपको आना चाहिए, ये जो सक्सीड शब्द लिख रहा है ना अगला, ये सक्सीड अपने आप में क्या है, वर्ब है, और इसका मीनिंग क्या होता है आपका, सफल होना। सक्सीड को आप हिंदी में क्या कह देंगे, सफल होना, और सक्सीड से आप अलग अलग वर्ड बना लें। यहां पर सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और इसी का थर्ड फॉर्म ले लें। बताओ ये क्या रहेगा आपका, सक्सीडेड, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन जब आप ये वर्ड पढ़ते हैं, कौन सा बताइए, सक्सेस, तो ये वर्ब है या फिर नाउन है, नाउन है, और इसे अपन हिंदी में क्या कह देंगे, सफल होना। ठीक है, तो ये जो सफलता वाला पार्ट है वही तो है आपका, बस नाउन में पढ़ेंगे तो सफल होने की बजाय अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कौन सा, सफलता, ये वाला। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सफल से ही जुड़े में, बस फर्क इस बात से पड़ रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है और ये आपका नाउन का काम कर रहा है। अब अगला ये चाह रहा है कि टू के साथ दिया हुआ है, इसे पहचानो, तो ये किस में है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। पे हीड, आपको ध्यान देना है। ठीक है, कहां, टू बोथ, दोनों के प्रति, किसके प्रति, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के प्रति, एंड और, एंटोनिम बताना है।
यह मतलब फ्रेंड्स का उल्टा बताना है। तो फ्रेंड्स का मतलब क्या रहा आपका? दोस्त। तो दोस्त का उल्टा यहां पर क्या हो जाएगा? दुश्मन। दोस्त का उल्टा क्या रहेगा? दुश्मन रहेगा। अब यहां पर अपने को इन चारों के अर्थ आने चाहिए आपका। देखो जरा, रिलेटिव्स है। रिलेटिव्स का मतलब क्या होता है आपका? रिश्तेदार, सगे संबंधी। ये है वेल विशर या वेल विशर्स। इसे अपन पढ़ेंगे तो ये किस में चला जाएगा आपका? शुभ चिंतक में चला जाएगा। फिर इसे पढ़ते हैं डियर वंस, जो प्रिय होते हैं आपके, काफी क्लोज होते हैं, वो क्या है? डियर वंस हैं। और यहां ये जो टर्म आ रहा है कौन सा? फौज का। तो फौज की अपन बात करते हैं तो फौज अपने आप ही बच गया किसके लिए? आपका दुश्मन या फिर शत्रु के लिए। तो आप आराम से देख सकते हैं कि यहां फ्रेंड्स का उल्टा एक मात्र है, वो कौन सा है आपका? बताओ, देखें, फौज है। अब क्या करना पड़ा? मुझे इस शब्द का अर्थ आना चाहिए ऊपर वाले का जो पूछा है, और नीचे वाले शब्द हैं उनका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। आराम से निकाल लूंगा। तो ये याद हो गया कि फ्रेंड का उल्टा क्या होता है? फो होता है। ठीक है, अगले पे आए जरा। 31 का है, ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर। वह पिछले वर्ष तक क्या था? काफी बीमार था। बट थैंक गुडनेस, लेकिन एक तरीके से भगवान का भला हो, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, ही पुल्ड, वह वहां से क्या हो गया आपका? ठीक हो गया। मतलब इस चीज से वहां पर बाहर निकल आया। तो अपने पास में ये जो टर्म आया है, इस टर्म के अंदर अगला क्या पूछ रहा है इसको समझना जरा। यहां हमसे एक टर्म पूछा जा रहा है, और वो टर्म कौन सा है आपका? फ्रेजल वर्ब का है। इसे अपन पढ़ेंगे तो बताओ इसे क्या कह देंगे आपका? वहां पर फ्रेजल वर्ब कह देंगे। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? बताओ, देखिए आपका वहां पर संयुक्त क्रिया। फ्रेजल वर्ब को क्या कहेंगे आपका? संयुक्त क्रिया कहेंगे। ठीक है, अब संयुक्त क्रिया वाले हिस्से में आता क्या है? आपको अगला क्या देता है? एक वर्ब देता है, और वर्ब के साथ में यहां पर टर्म क्या देता है? बताओ, आपका प्रेपोजिशन का देता है। मतलब यहां पर एक वर्ब है, और वर्ब के साथ में क्या लिख दिया? प्रेपोजिशन। जैसे मैंने एक वर्ब लिखा है लुक, और लुक के साथ में यहां पर क्या शामिल कर रहा हूं मैं? आफ्टर। तो मेरा आफ्टर किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन का। लुक किसका काम कर रहा है? आपका वर्ब का काम कर रहा है। और यहां क्या होगा कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन मिलकर आएंगे, तो ये यहां पर क्या बना देंगे? आपका एक फ्रेजल वर्ब बना देंगे। बताइए क्या बनाएंगे? आपका फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब को अगर अपन हिंदी में लिखते हैं तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? संयुक्त क्रिया पढ़ा जाएगा। और ये जो संयुक्त क्रिया होती है, इसमें आपका न्यूअर मीनिंग आएगा। पहले वाला मीनिंग वहां से क्या हो जाएगा? हट जाएगा, और इसमें आपको एक नया अर्थ है वो वहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लुक आफ्टर है, तो लुक का हिंदी मीनिंग बताओ क्या होता है आपका? देखना। और आफ्टर का हिंदी मीनिंग बताओ क्या होता है? बाद में। तो कायदे के मुताबिक जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ने के बाद में ये शब्द क्या बन जाता है आपका? लुक आफ्टर। कायदा तो ये कहता है कि इसका मीनिंग क्या बना लो आपका? बाद में देखना, लेकिन नहीं बनेगा। ठीक है, इसका जब आप मीनिंग लेते हैं फ्रेजल वर्ब में, तो जाता है देखभाल करना। बताइए इसे क्या पढ़ दूंगा मैं आपका? देखभाल करना। इस तरीके से इसका टर्म आ जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है, पहले उसे सीखो इस सवाल को सोल्व करने से पहले, कि कोई भी वर्ब है किसी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन एक से ज्यादा हो सकती है, उसके साथ जुड़कर जब वो आपका फ्रेजल वर्ब का निर्माण करता है, तो उसका जो मूल अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, वो वहां से हट जाता है, और उसके बाद में एक नया अर्थ है वो वहां पर आ जाता है। मतलब अलग हटकर, जैसे लुक देखने वाला चला गया, आफ्टर वाला चला गया, और एक जो नया मीनिंग है कौन सा? देखभाल करने वाला, वो आपके समक्ष प्रेजेंट हो जाता है। बात पल्ले पड़ी आपके? तो यहां वाले पार्ट में ये जो चीजें पूछी उसमें चेक करो, देखें आपका टर्म क्या आ रहा है वहां पर? पुल्ड आ रहा है। ठीक है, पुल्ड किससे बना? पुल से बना। तो पुल के अलग अलग हैं आपका, जैसे पुल आ गया, या फिर इसमें बताओ क्या आ गया आपका? पुल्ड आ गया। फिर इसमें बताओ क्या आ गया आपका? वहां पर पुल्ड आ गया। इस तरीके से निकल गया ना आपका। तो पुल है, पुल्ड है, और फिर क्या है आपका? पुल्ड है। अब ये वर्ब में आ रहा है, और यहां चेक कर लो, देखिए नीचे वाले, ये नीचे वाले तीनों ही क्या है? ये थ्रू क्या है आपका? प्रेपोजिशन है। ऑन बताओ क्या है आपका? प्रेपोजिशन है। ये ऑफ बताओ क्या है? प्रेपोजिशन है। और अलंग बताओ क्या है आपका? प्रेपोजिशन है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसके अंदर, और ये देखो वहां पर इनका 4 सीखोगे आप। इसमें एक फ्रेजल वर्ब में, जैसे पुल थ्रू। भाई फ्रेजल वर्ब में क्या होता है? फ्रेजल वर्ब के अंदर आप वर्ब का कोई सा भी पैटर्न ले सकते हो। जैसे ये लुक है, तो ये लुक आफ्टर हो सकता है, लुक्स आफ्टर हो सकता है एस जुड़ने वाला, लुकिंग आफ्टर हो सकता है आईएनजी वाला, लुक्ड आफ्टर हो सकता है कौन सा?
ईडी वाला भी हो सकता है। तो यहां पुल का क्या बना दिया, पुल्ड बना दिया, लेकिन मेन जो फ्रेजल वर्ब है वो तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही तो बनता है, तो मैं यहां ईडी हटाकर बोल रहा हूं, हालांकि यहां लगेगा, ठीक है, लेकिन यहां हटाकर बोल रहा हूं याद करने के लिए। इससे पहला क्या बन गया आपका, पुल थ्रू बन गया, दूसरा पुल ऑफ बन गया, तीसरा पुल ऑन बन गया, और चौथा वहां पर क्या बन गया, पुल अलोंग बन गया। तो मैं इन चारों को यहां लिखता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे और 4 फ्रेजल वर्ब आपकी तैयार हो जाए। पहला कौन सा बन रहा आपका, पुल्ड थ्रू। अब मीनिंग पहले मैं नहीं बताऊंगा, आप अपना दिमाग दौड़ाएं। फिर दूसरे वाला है वो क्या बनेगा आपका, पुल ऑफ का बनेगा। फिर अपन तीसरे वाले का लेते हैं, तो बताओ ये क्या बनेगा आपका, पुल ऑन का बनेगा। और चौथे वाले का लेते हैं, तो बताओ ये किस में आ जाएगा आपका, पुल अलंग में आ जाएगा। इस तरीके से डीलिंग हो जाएगी। बताओ क्या क्या बना, पुल थ्रू, पुल ऑफ, पुल ऑन और पुल अलंग, इनके साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो ये टर्म आपके पास में आ रहा है, पुल थ्रू का, पुल ऑफ का, पुल ऑन का, पुल अलंग का। तो आप चंद सेकंड्स लो और फिर यहां पर देखो कि इसका मीनिंग क्या निकलता है, फिर मेरे वाले से आप मैच करो, लगाओ दिमाग अपना, देखिए आप करते हो क्या। तो लगाया अपना दिमाग भाई आपने कि क्या रहा, क्या है आपके पास में। देखो यहां पर 4 चीजें आ रही हैं, बोल के देखो, देखिए अपना कौन कौन सा है वहां पर आपके पास में। एक टर्म, ये चीज साइड में आप लिखना भी, मैंने आपको कहा है वहां पर ये चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, लिखते चलोगे, क्योंकि ये चीजें जब आप नहीं लिखते हो तो याद होने में तकलीफ आती है। पहला शब्द अपन ने क्या लिया था, पुल ऑफ लिया था। पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, पुल ऑफ का मतलब क्या होता है, मैं बार बार पूछ रहा हूं ताकि आपको याद रहे। वहां पर पुल ऑफ का मीनिंग क्या होता है, यहां पुल ऑफ को अपन क्या कहते हैं, जब किसी चीज को आप अमल में लाते हो, अमल में लाना, क्रियान्वित करते हो, या फिर आप बताओ क्या कह सकते हो उसे, आपका जीतना। मतलब किसी अन्य व्यक्ति पर आप क्या करते हो, वहां पर आपका विजय प्राप्त करते हो या फिर जीत प्राप्त करते हो, उसे क्या कहा जाता है, आपका पुल ऑफ करना कहा जाता है। लेकिन मैं इसी टर्म को चेंज करता हूं और इस टर्म को चेंज करके कहां पर ले जाता हूं, आपका पुल थ्रू में ले जाता हूं। तो पुल थ्रू का मतलब होता है किसी चीज पर आपका काबू पाना, मतलब एक तरीके से विजय प्राप्त करने जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज आता है, किसी पर आप कंट्रोल कर लेते हो, काबू पाना, ठीक है। वो किस में है आपका, पुल थ्रू वाले में, मिलते जुलते से आते हैं आपके, ठीक है। यानी पुल थ्रू किसे कहेंगे, जहां पर आप बात किसकी करते हैं, बताओ आपका नियंत्रण की बात करते हैं या फिर आपका कंट्रोल में लेने की बात करते हो, किस में चला जाता है आपका, वहां पर पुल थ्रू में चला जाता है। अब अपने पास में 2 चीजें आपकी और रह रही हैं, बताओ एक तो कौन सा रह गया आपका, वहां पर पुल ऑन वाला रह गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा रह गया, वहां पर आपका पुल अलोंग वाला रह गया। तो ये पुल ऑन है, ये पुल ऑन क्या होता है, जब आप किसी चीज को क्या करते हैं भाई, स्ट्रेच मतलब खींचने का काम करते हैं, वो किस में जाएगा आपका, पुल ऑन में। इसे अपन क्या पढ़ सकते हैं, खींचना पढ़ सकते हैं, या फिर बताओ इसे क्या पढ़ सकते हैं, आपका वहां पर सरकाना पढ़ सकते हैं, या फिर आपका वहां पर उसे तानना, ऐसा भी इसे पढ़ा जा सकता है। किसी चीज को आप खींच कर क्या कर देते हो, तान देते हो, वो भी किस में है आपका, पुल ऑन में आता है। इसे कहते हैं ना पुल ऑन स्ट्रिंग्स, ये धागा सा है, इस धागे को मैं क्या करूं, यूं खींच दूं आपका, तो मैंने क्या कर दिया उसे आपका पुल ऑन। तभी मैंने साइड में लिखा भाई, एक नहीं बल्कि आपके पास में कितने शब्द आ रहे हैं, 3 शब्द वहां पर चल रहे हैं। फिर उसके आगे वाला जो हिस्सा है वो क्या है आपका, वहां पर पुल अलंग का है, क्या पढ़ देंगे उसे, आपका पुल अलंग पढ़ देंगे। और पुल अलंग का मतलब क्या होता है आपका, किसी चीज को साथ साथ आगे बढ़ाते रहना। क्या पढ़ेंगे आपका, किसी चीज को साथ साथ आगे बढ़ाते रहना, साथ साथ बढ़ते रहना, साथ साथ आगे बढ़ाते रहना, साथ साथ बढ़ते भी बोल सकते हो और साथ साथ बढ़ाते भी बोल सकते हो। तो साथ साथ बढ़ते रहना या साथ साथ बढ़ाते रहना, चारों मीनिंग मिल गए। अब सेंटेंस पे आ जाओ, सेंटेंस में फिर साइड हो रहा हूं, देखो सेंटेंस क्या है आपका, कि ही वॉज वेरी इल लास्ट ईयर, वह पिछले वर्ष काफी बीमार था, बट थैंक गुडनेस कि ईश्वर का लाख लाख भला है, शुक्र है, ही पुल्ड, उसने अपनी बीमारी पर क्या कर लिया, आपका नियंत्रण कर लिया। तो यहां बीमारी को उसने खींचा थोड़ी है, ये खींचने सरकाने वाला तो नहीं होगा, पुल ऑन नहीं होगा, बीमारी के साथ साथ आगे बढ़ा, मतलब ही नहीं है। अब 2 अपने पास बच गए, इन पे गौर कर लो। एक तो कौन सा आपका वहां पर पुल थ्रू वाला, एक पुल ऑफ वाला। तो बीमारी कोई शत्रु वैसे तो है नहीं कि बीमारी को आप अमल में लाओगे और वहां पर जीतने की बात बताओगे। बीमारी पर आप क्या पालोगे, काबू पालोगे, मतलब बीमारी को ठीक कर लोगे, आप ठीक हो जाओगे। तो ये पुल ऑफ तो तब है जब आपका वहां पर किसी पर विजय प्राप्त करते हैं। तो बीमारी कोई आपका दुश्मन नहीं है, ठीक है, जिस पर आपने विजय प्राप्त कर ली, बीमारी को आपने नियंत्रण में लिया है। तो आप बता दीजिए यहां पर जो अपना आंसर निकलेगा वो कौन सा आएगा, पुल थ्रू। देखो एक सवाल से कितना निचोड़ निकल के आपके सामने आया है, ठीक है। अगला पार्ट लीजिए, These clothes have to be washed.
इसे आपको चेंज करना है। और बताओ चेंज किस में करना है आपका, वहां पर एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर ये पैसिव कैसे पता चला, देखो यहां से 2 + B + वर्ब का थर्ड फॉर्म, बस यही पकड़ में आना आपका, 2 + B + वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये जो आपको मिल रहा है, तो यहां पर आप 2 + B + वर्ब के थर्ड फॉर्म का पैसिव बनाते किससे वो पता होना चाहिए। वो आपका बनता है 2 + वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है। किससे बनेगा बताओ आपका, 2 + वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो नीचे आपको ये ढूंढना है कि 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां कहां है। ठीक है, वो आपको देखना है। अब गौर करो, यहां पर पहले ये काट लो, इसमें कहीं पर भी 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, हट गया आपका। ठीक है, इसमें 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आगे क्या दे रखा है, वॉशिंग दे रखा है, तो आईएनजी की आवश्यकता हमें नहीं थी। अब इन दो में देखोगे तो यहां आपको लगता है कि पैसिव मिलता जुलता सा है, 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहां क्या है आपका 2 + वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब आगे दीज क्लॉज दोनों में है, ये सेम है, मतलब पैसिव में यहां चेंज इतना सा पकड़ना है कि ये कपड़े हैं वो धुलवाए जाने हैं। ठीक है, इन कपड़ों को धोया जाना, कौन धोएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब हमें यहां लेना कहां से है, हैव से लेना है। तो जो हैव की पेयरिंग होती है वो पेयरिंग क्या होती है बताओ आपका, हैज या हैव होती है। तो यहां गौर करो, इसमें हैज या हैव में से हैज इसमें है, इसमें तो क्या दे रखा आपका, इज दे रखा है। तो इज में क्यों लाऊं, इज एमआर तो अलग है और हैज हैव अलग है, तो हैव के नजदीक तो ये हैज वाला है, इज एमआर थोड़ी है इसके नजदीक। अब यहां पर कौन धोएगा इसकी जानकारी नहीं, मतलब अनइंपोर्टेंट या अननोन है, जिसकी जानकारी नहीं है। तो यहां पर ये अनइंपोर्टेंट क्या बन सकता है, somebody बन सकता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये दूसरे वाला हो जाएगा बजाय पहले के। अब आपको लगता है कि इसकी पैसिव बनाकर अपन चेक करना चाहें तो बाकायदा कर सकते हैं। आपका भाई एक्टिव बनवाया है तो इसका पैसिव बना लो, ऊपर वाला आना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्ट मेरे पास कौन सा है, दीज क्लॉथ्स है। अब दीज क्लॉथ्स को मैं कहां ले आऊंगा बताओ आपका, पहले ले आऊंगा, दोबारा बनाकर बता रहा हूं इसे। दीज क्लोथ्स के साथ में आपको देखना है, यहां हैज तो आएगा नहीं, बहुवचन है तो क्या आ जाएगा आपका, हैव आ जाएगा। ठीक है, और हैव के साथ में पैसिव इसकी थोड़ी बना रहे हो, पैसिव किसकी बना रहे हो, 2 + वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की, किस में जाएगा, टू बी, और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है आपका, वॉश्ड है। अब आप क्या करो, यहां से इस सेंटेंस को मिला लो, देखें एक बार आपका, बताओ ये सेंटेंस यहां से मिल रहा है क्या, दीज क्लॉथ्स, फिर हैव, फिर टू बी, फिर वॉश्ड, बन गया ना। इसका बनाते तो क्या होता आपका कि दीज क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड। अगर इसका पैसिव बनाते हैं तो ये बनता पहले का दीज क्लॉथ्स आर टू बी वॉश्ड, इसलिए पहला नहीं होगा। चलते अगले सवाल पर। द लेटर आस्क्ड हिज फॉलोवर्स ब्लैंक गो अवे। जो बाद वाला है उसने अपने अनुयायियों से यह बात कही, क्या बात कही वहां पर आपका, ये ए लेना भैया, आपको ई नहीं लेना है यहां पर, ये बाद वाला, क्योंकि इसमें भी फर्क है। अगर आप ऐसा लिखते हैं कौन सा, LETTER, तो इस लेटर का मतलब क्या है, पत्र है। LATER, इस लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में है। और ये जो आप लिखते हैं ना LATTER, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, बाद वाला होता है। कौन सा रहेगा आपका, बाद वाला। तो ये है दूसरे वाला, मतलब पहला जो है पहले वाला, उसे अपन क्या पढ़ते हैं, फॉर्मर पढ़ते हैं। फॉर्मर का मतलब क्या रहेगा, पहले वाला रहेगा। ठीक है, और जो लेटर है, इस लेटर का अपन पढ़ेंगे तो इस लेटर का मीनिंग बताओ क्या आएगा आपका, बाद वाला आएगा। पहले वाले की जगह इसे क्या कह दिया जाएगा आपका, बाद वाला कह दिया जाएगा। तो बाद वाले ने अपने अनुयायियों से कहा, फॉलोवर्स का मतलब क्या है, जो अनुयायी हैं। ठीक है, कहां के लिए बताओ आपका, गो अवे, कि उसे जाना नहीं है, मतलब क्या जोड़ा आपका, नहीं जाने के लिए है। तो आपके पास में वर्ब ये आ गया मेन, ये लेटर के लिए वर्ब क्या है, आस्क्ड है। तो अलग से आपका हेल्पिंग वर्ब या मॉडल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी तो शेल गया यहां से और आपका डू गया यहां से, ये डू गया, हट गए आपके तीनों। ठीक है, तो अपना आंसर आराम से आपका निकल जाएगा फिर। और दूसरी बात यह है कि जब आपको नोट लगाना पड़ता है तो नोट कहां लगता है, टू के बाद लगता है, टू के पहले लगता है, ऑब्वियसली आपका कहां लगेगा, टू के पहले लगेगा। तो यहां स्ट्रक्चर के अंदर जो अपना आंसर आ रहा है, बताइए क्या बन जाएगा, नॉट टू। देखो अलग से या डू नॉट, डज नॉट या शेल नॉट, विल नॉट की आवश्यकता नहीं है, मेन सब्जेक्ट ये था और इसके साथ में क्या लगा दिया आपने, वर्ब लगा दिया। तो यहां दोबारा से विल शेल इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये स्पेलिंग आपको देखना है कौन सी वाली है, LATTER वाली, मतलब बाद वाले से कोई व्यक्ति है, पहले वाला नहीं बल्कि दूसरे वाला या फिर बाद वाला। अगले सवाल में आओ। मैं कल पहुंच रहा हूं, सिंपल सा सेंटेंस आपका, बिल्कुल आसान सा। इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि द अबव सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज, यहां आपसे ट्रांसलेशन पूछा गया है।
और ट्रांसलेशन का हिंदी मीनिंग लेते हैं, तो बताओ ट्रांसलेशन को अपन हिंदी में क्या कह देंगे, आपका वहां पर अनुवाद कह देंगे। इसमें आपसे सब पूछ सकता भाई अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में। तो मैं कल पहुंच रहा हूं, क्या दिया हुआ है, रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या आता है बताओ, देखिए आपका वहां पर इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। फ्यूचर वाले का इसमें कोई रोल नहीं, देखो विल आ गया, ठीक है। और फिर यहां पर आपका क्या रहा बताओ, आपके लिए शेल आ गया, इसकी कोई वैल्यू वहां पर नहीं है, तो ये दोनों हट गए। अब बाकी दो बचे, इनमें जरा मैच करो, देखें आई के साथ एम, आई के साथ एम, आई के साथ एम के बाद रीचिंग, आई के साथ एम के बाद रीचिंग। आने वाली कल के लिए टुमारो है, यहां आने वाली कल के लिए टुमारो है, एक में टू है, एक में टू नहीं है, इतना सा डिफरेंस है। तो जब आप कहीं पहुंचते हैं तो वहां प्रीपोजिशन टू की आवश्यकता आपको होती ही नहीं है, मतलब ये तीसरे वाला आपका नहीं बनेगा। सिंपल सा पार्ट है, कौन सा, आई एम रीचिंग टुमारो, मतलब मैं आने वाले कल को वहां पर पहुंच रहा हूं। ये इसका क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अगले सवाल पर आओ, देखें द मीटिंग एट 6 o'clock, ठीक है। जो मीटिंग है उसे क्या किया गया, आपका 6 बजे के लिए क्या किया गया, ये आपको बताना है वन बाय वन। मैं इसमें अर्थ बोलता चल रहा हूं, लेकिन अर्थ बोलने से पहले आप 2-3 सेकंड लेके एक काम करोगे कि इसके साथ में वहां पर इसका अर्थ लिखते भी चलोगे। जैसे अपने पास में पहला शब्द है, बताओ, हाँ जी, इतना टाइम जो 2-3 सेकंड का देता हूं ना, मैं कहता हूं बताओ, इसका मतलब ये चाहता हूं कि आप लोग बताएं। पोस्टपोन्ड का मतलब क्या है, आपका स्थगित किया गया। पोस्टपोन्ड को क्या कह देंगे, आपका वहां पर स्थगित किया गया। हालांकि यहां पर एक टर्म ये भी है, कौन सा है बताओ, आपका आगे वाला। इसका उच्चारण में भी आप गड़बड़ी करोगे भाई, ये एडजर्न्ड नहीं है, ये जो शब्द आपके पास में आ रहा है ये एडजर्न्ड नहीं है, बल्कि क्या रहेगा बताओ, आपका अजर्न्ड रहेगा। और अजर्न्ड का मतलब भी क्या होता है, आपका वहां पर स्थगित किया गया। दोनों ही किसके लिए बताओ, देखिए आपका वहां पर स्थगित करने के लिए है अजर्न्ड, और ये दोनों किसके लिए है, आपका स्थगित करने के लिए, पोस्टपोन्ड वाला स्थगित किया गया, ठीक है। फिर अगली बात पे अपन आते हैं, नेक्स्ट वाला है अजज्ड। देखो यहां पर ये जो जज है ना, JUDGE, उसके पहले प्रीफिक्स लगाकर इसे बनाया गया है और क्या कर दिया गया, आपका वहां पर अजज्ड कर दिया गया है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार ऐसे वर्ड आते हैं तो दो दो तीन तीन चीजों को लेकर आते हैं, मतलब किसी चीज को आप क्या करते हो, वहां पर घोषित करते हो, समझते हो भाई। कोई भी फैक्टर है उसमें आप उसका डिक्लेयरमेंट कर देते हो, उसका डिक्लेरेशन कर देते हो, उसे क्या किया जाता है, आपका घोषित किया जाना। तो घोषित किया गया, बताओ ये किस में चला जाएगा, आपका अजड में चला जाएगा। और फिर यहां पर टर्म आपके पास में क्या है, प्रीपोज्ड है। देखो प्रीपोज्ड में भी क्या है, PRE और POSED है, ऐसा आपको टर्म वहां पर दिया गया है। तो पहले ये सीख लो आपका कि अपने पास में प्री का मतलब क्या होता है, पहले होता है, और उसके साथ में टर्म क्या है, आपका वहां पर डी लगा दिया है पोज के साथ में, अर्थात जो पूर्व निर्धारित होता है, पहले से जो प्रस्तावना बनी हुई है ना, जो आप क्या कहते हैं, जो मुद्दा पूर्व निर्धारित है, या फिर आप क्या कहते हैं, जो आपका पूर्व प्रस्तावित है, ठीक है, पूर्व निर्धारित या पूर्व प्रस्तावित है, ठीक है। प्रस्तावित में तो पूर्व की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अपन सीधा भी लिख सकते हैं इसे, और सीधा टर्म क्या दे सकते हैं, आपका प्रस्तावित, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहले से पता है वो किस में जाएगा, आपका वहां पर प्रीपोज्ड में चला जाएगा। अब अगले ने क्या कहा कि मीटिंग को 6 बजे क्या किया गया, अजेंड किया गया या फिर पोस्टपोन किया गया। अगर अदालती मामले हैं, अदालती मामले हैं तो किस में जाएंगे, अजेंड में जाएंगे, और सामान्य मामले स्थगित होते हैं तो किस में जाते हैं, पोस्टपोन में जाते हैं। अब इसमें कंफ्यूज कर दिया ना बढ़िया तरीके से, मुझे दोनों पता होना चाहिए, आपका अजेंड वाला और फिर आपका पोस्टपोन वाला। जैसे मान लो आज अपनी क्लास ओनियर में इसे स्थगित कर दूं तो ये अजेंड में नहीं जाएगा, किस में जाएगा, आपका पोस्टपोन में जाएगा। लेकिन कोर्ट की जो हियरिंग है, अदालत की सुनवाई, अगर मुझे स्थगित करता हूं तो पोस्टपोन की बजाय क्या जाएगा, आपका अजेंड आ जाएगा। अगले सवाल पे चलिए, आपका आई एम अबाउट माई सक्सेस। देखो वैसा का वैसा सवाल जैसे पहले अपन पढ़ रहे हैं ना, उसी तरीके से सवाल आपको दिया जा रहा है। मतलब शब्द है, शब्द की जानकारी आपको वहां पर होनी चाहिए। तो आप एक चीज ये बताओ, यहां पर जो अपने पास में टर्म आ रहा है, बताओ ये टर्म क्या है, आपका बोलो, वहां पर कॉन्फिडेंट वाला है। और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, आपका आत्मविश्वासी के लिए। लेकिन फर्क क्या है, हमें पता होना चाहिए भाई अपना कि इसमें कौन सा कॉन्फिडेंट है, वो आपका आत्मविश्वासी के लिए आएगा। तो ये पहले वाला नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ये दूसरे वाला आएगा। इसका मतलब जो अपने बारे में आत्मविश्वास रखता है, खुद पर उसे विश्वास होता है, ऐसे आत्मविश्वासी को अपन क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट कहते हैं। लेकिन यहां पर एक वर्ड कौन सा है, आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी किसके लिए है, आपका आत्मविश्वास के लिए ही आता है। ये मिलता जुलता आ गया। तो आप आत्मविश्वास है उसकी बात करते हैं, तो ये आत्मविश्वास ही खाली नाउन में, और ये एडजेक्टिव में है। मतलब आत्मविश्वासी, आपको अपने आप पर आत्मविश्वास, इस तरीके से
अपने पर या खुद पर या सामने वाले पर जो विश्वास, उसे क्या कहते हैं आपका कॉन्फिडेंट। थोड़ा सा फर्क आ गया। तो ये कॉन्फिडेंस नीचे वाला तो नहीं आएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, आत्मविश्वास वाला। लेकिन उसमें पहला शब्द एक और दिया हुआ है, और वो पहला शब्द आप पढ़ते हैं तो उसकी स्पेलिंग में देखो जरा सा फर्क है। आपको ये लगेगा कि ये स्पेलिंग गलत है, लेकिन एक्चुअल में ये स्पेलिंग गलत नहीं है। यहां पर क्या होता है, ये जो आपका विश्वास पत्र आदमी होता है, ये जो टर्म है इसे अपन क्या पढ़ते हैं, आपका जो आपका विश्वास पत्र होता है या फिर आपका अतरंग होता है, उसे क्या कहा जाता है, कॉन्फिडेंट कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें आपका चला जाएगा। अतरंग मित्र भी इसे कहा जा सकता है। तो आप अपनी सक्सेस या सफलता के बारे में क्या है बताओ आपका, आप विश्वासित हैं, आपको आत्मविश्वास है। तो ये कॉन्फिडेंस तो क्या है, नाउन है कि विश्वास के लिए। तो आप कह रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंस हूं या मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कॉन्फिडेंस हूं या मुझे कॉन्फिडेंस है। आप ये बोलेंगे ना मुझे कॉन्फिडेंस है, उसे क्या कहा जाएगा, आई हैव कॉन्फिडेंस, तब ये बनेगा आई हैव कॉन्फिडेंस अबाउट माई सक्सेस, तब तो ये आता। लेकिन ये तो अगले ने आपको दिया ही नहीं है। अगला आपको क्या दे रहा है, आई एम, मैं हूं। तो आप आत्मविश्वास हैं या आपको विश्वास है, आपको विश्वास है। तो यहां पर जब आप अपना एडजेक्टिव का फॉर्म लेते हैं तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, कॉन्फिडेंट आएगा। ये तो नाउन में चला जाता है। सवाल अच्छा कहेंगे भी, क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति बनती है किसमें, आपका 2 नंबर और 3 नंबर में। चौथे पे मैं चर्चा ही नहीं करूंगा, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं। आपका कौन सा, कॉन्फिडियंट, ऐसा प्रॉपर वे में कोई वहां पर शब्द आपका माना ही नहीं जाता है। तो यहां जो शब्द आपके पास में आ रहा है, इस शब्द पे आप गौर कर ले एक बार, लास्ट वाला, और इसको कहीं ना कहीं लिख दें। आपका मैं भाषा बोल रहा हूं आपके समक्ष वहां पर, और वो भाषा क्या है आपकी, कॉन्फिडियंट, ऐसी भाषा है। तो जब आप वहां पर लेते हैं ना कॉन्फी, CONFIDIENT, वो एक्चुअल में प्रॉपर वर्ड में आपका नहीं काउंट होता है, क्योंकि वहां पर आप इसे सही मायने में एक शब्द की संज्ञा नहीं दे सकते। तो यहां तक आप आए हैं तो आपने खूब सारे सवाल यहां देखे हैं और तरह तरह के सवाल आपने वहां पर निकाले हैं। इसमें एक चीज मैं आपको और बता देना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि जब पूरे पेपर का इतना निचोड़ आपने निकाल लिया तो देखो मैंने आपको वहां पर शब्द दिया, कौन सा, नेपोटिज्म वाला शब्द दिया। तो नेपोटिज्म में मैंने जो बात की है वो किसके लिए बात की, आपका भाई भतीजावाद के लिए बात की। लेकिन कुछ वर्ड और हैं जो आपको सीख लेने चाहिए, जिसमें एक शब्द क्या है आपका वहां पर, परजरी वाला। परजरी का मतलब क्या होता है, जो आपका झूठा होता है या फिर आपका गलत होता है। क्या पढ़ूंगा मैं इसे, आपका जो आपका झूठा है या फिर क्या है, मिथ्या है, या फिर क्या है आपका गलत तथ्य है, इसे क्या कहा जाएगा, परजरी कहा जाएगा। ठीक है ना, एक एक लिख लें भैया। आपका इसे क्या कहेंगे, झूठा साक्ष्य या फिर मिथ्या या फिर आपका गलत तथ्य वाला। और वैसे देखो एक वन वर्ड आपको और दिया जा रहा है, ये वन वर्ड पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि अगला सवाल रिपीट करे, सवाल तो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन ऑप्शन तो क्या कर सकता आपका, रिपीट कर ही सकता वहां पर आपका, या फिर उनसे इन ऑप्शन से एक नया सवाल आपको बनाकर दे सकता। तो ये तो किसके लिए था आपका, झूठा, मिथ्या या गलत तथ्य के लिए। और जब इस ओलिगार्की की बात करता हूं तो ओलिगार्की किसमें आ जाता है, जो आपका कुलीन तंत्र होता है। क्या पढ़ते हैं इसे बताओ, देखिए आपका कुलीन तंत्र होता है, उसे क्या कहा जाता है, ओलिगार्की। और ये शब्द नीचे वाला, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानेंगे इसे, फिर भी यहां से क्वेश्चन बनने की गुंजाइश आती है। और बताओ ये जो सवाल है आपके पास में, ये सवाल अपना क्या बोल दिया जाएगा, आपका वेंडलिज्म। इसका उच्चारण करना जरा, ये बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, ये मैं पहले बता चुका हूं, खाली अभी इनका अर्थ आपको दे रहा हूं। ये तीनों ही गलत है, वहां पर अपने सवाल के हिसाब से कोई सा सही नहीं है। इसे क्या पढ़ा जाता है, वेंडलिज्म। फिर बोलना, क्या पढ़ा जाता है, वेंडलिज्म। और इसे हिंदी में अपन क्या कह देंगे, बर्बरता। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं जो असभ्यतावाद है आपका, असभ्यता, ये हिस्सा किसमें है आपका, वहां पर वेंडलिज्म में। चलो ये 2-3 चीजें बीच में मेरे और याद रही आपका कि भैया ये आपको बतानी थी तो मैंने बता दी है। अब यहां पर जो अब तक के सवाल आपके आए हुए हैं, जिनका एक कलेक्शन अपन ने लिया, ये टोटल कितने सवालों का कलेक्शन बन गया आपका, 36 का बन गया। 1 बाय 1 सारे सवाल मैंने आपके सामने वहां पर अटेम्प्ट करवा दिए हैं, आपको सोल्व करवा दिए हैं। और अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से टॉपिक को आपका ज्यादा पढ़ना चाहिए, कौन से को कम पढ़ना चाहिए, और किस लेवल पे आपके सवाल वहां पर आपसे पूछे जाते हैं। तो आप ये गलती नहीं करेंगे। कुछ ऐसे सवाल भी आते हैं जिनमें वो अगले 2 ऑप्शन ऐसे मिले जुले दे देते हैं, भैया वो लक की बात होती है वहां पर कि आरपीएससी उस वक्त क्या वहां पर आंसर मान लेती है, बाद में रीट लगती है, याचिका वो आपके फेवर में आ जाती कई बार, और इक्का दुक्का सवाल रह भी जाता, लेकिन वो एक को प्रभावित नहीं करता, वो सबको प्रभावित करता। जैसे अपन ने प्रीफिक्स वाला पढ़ा, उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो यहां पर मैं मानता हूं कि आपको इन सवालों से काफी लाभ हुआ होगा, और फिर आपकी सारी के सारी विद्यार्थियों के लिए एक शुभकामना वाला संदेश यही है कि आप इन चारों सवालों को बेहतर तरीके से सोल्व करके आए। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। बेस्ट ऑफ ऑल द लक फॉर योर एग्जामिनेशन देयर। धन्यवाद दोस्तों।